क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जयरान और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, आज सुबह 14 नवंबर 2025 को जैसे ही सबकी आंखें खुली, सबकी निगाहें कहीं न कहीं बिहार चुनाव के नतीजे पर टिकी हुई थी। हर एक पार्टी को उम्मीद थी कि इस बार बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार बिहार की जनता ने रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया था। लेकिन किसी को क्या पता था कि फिर से दोबारा एनडीए सरकार गेम खेल देगी। और साथियों, यही 2-3 दिन पहले आपने वीडियो देखा था, किस तरह से वायरल हुआ था। सासाराम में किस तरह से एक ट्रक घुसा बिना परमिशन का, और लाख प्रदर्शन करते रहे वहाँ के जितने भी विपक्ष के लोग थे, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन उनकी एक भी नहीं सुनी। 3 घंटे के बाद वो ट्रक वापस आती है और पता चलता है कि ट्रक में कुछ नहीं, सिर्फ खाली बक्से थे। लेकिन साथियों, सवाल खड़ा ये होता है कि अचानक में उस ट्रक को क्यों घुसाया गया, और जब विपक्ष के लोग विरोध कर रहे थे तो फिर पुलिस ने क्यों नहीं उनकी संतुष्टि के लिए उस ट्रक को दिखाने का कार्य किया। लेकिन साथियों, 3 घंटे के बाद जब वह ट्रक वापस आया तो खाली बक्से मिले। अब यहीं से खेल बिगड़ना शुरू हो गया, क्योंकि बिहार के जितने भी विपक्ष के कार्यकर्ता थे, जितने भी प्रत्याशी थे, रात भर जाकर निगरानी कर रहे थे कि कहीं एनडीए सरकार धांधली न कर दे। लेकिन साथियों, आपको बताते हैं कि उनके सामने ही इस प्रकार की धांधली हो गई। खेल वहीं से बिगड़ गया, और जिस बात का डर था फिर दोबारा वही हुआ, क्योंकि इस बार जो जीत है ईवीएम की हुई। यहाँ पर लोकतंत्र हार गया। किस तरह से लगातार वहाँ पर आपने देखा कि विरोध हो रहे थे। पहले से भी कांग्रेस वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रही थी, लेकिन अंततः परिणाम भी बिल्कुल वही हुआ, क्योंकि कांग्रेस को भी डर था, आरजेडी को भी डर था, और साथ ही साथ जितने भी विपक्ष के दल थे, चाहे आज़ाद समाज पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, या फिर AIMIM हो, सबको डर था कि कहीं ना कहीं दोबारा फिर से धांधली न हो जाए। और साथियों, जिस बात का डर था वही हुआ। बिहार में एक बार फिर ईवीएम की जीत हुई है और लोकतंत्र की हार हुई है। साथियों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। यह वीडियो जो है रामगढ़ विधानसभा का है, और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ पर बसपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं। रामगढ़ विधानसभा में जो गिनती हुई, और गिनती के बाद जिस तरह से यहाँ पर उलटफेर देखने को मिला, क्योंकि सतीश कुमार यादव जो आगे चल रहे थे और जिनकी जीत निश्चित थी, आखिर परिणाम आते आते बहुत बड़ा उलटफेर हो गया। यहाँ पर सतीश कुमार यादव उर्फ पिंटू यादव को हार का सामना करना पड़ा, और यही कारण है कि जितने भी बसपा के समर्थक थे विरोध कर रहे थे, क्योंकि जो आंकड़ा हाल ही तक ये देखने को मिल रहा था कि सतीश कुमार यादव बड़ी जीत कर रहे हैं। सबको उम्मीद थी कि इस बार जो है सतीश कुमार यादव विधानसभा रामगढ़ से सीट निकालने वाले हैं। लेकिन साथियों, एक बार फिर से जिस तरह से यहाँ पर सत्ता पक्ष का दबाव देखने को मिला है, सतीश कुमार यादव को ये जो मिली हार है, इस चीज़ को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे थे। अचानक में साथियों, मैं आपको बताता हूं कि जब प्रदर्शन उग्र हुआ, उसके बाद पुलिस लाठियां भी बरसाने लगी। देख सकते हैं साथियों चित्रों में किस तरह से बसपा के जितने भी समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर लाठियां चलाई जा रही हैं। यहाँ पर किस तरह से भगदड़ मची हुई है। यहाँ पर किस तरह से आप देख सकते हैं कि जो पुलिस है लगातार लाठियाँ चला रहे हैं, लाठियाँ बरसा रहे हैं जितने भी बसपा के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, और ये लोग किस तरह से अपनी जान बचा रहे हैं, क्योंकि पुलिस उन पर टूट पड़ी है, लगातार उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। अब दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का ये माहौल है बिहार में। बिहार में किस तरह से जंगल राज कायम है, लोकतंत्र की हत्या की गई है। आज ईवीएम की जीत हुई है, लोकतंत्र की हार हुई है। बहुत सारी ऐसी सीटें जहां पर लोगों को उम्मीद नहीं थी कि एनडीए जीत पाएगी, लेकिन साथियों जो ये परिणाम हुआ आप देख सकते हैं। 200 से पार चली गई ये एनडीए। और जिस इंडिया गठबंधन की लोग बात कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन इस बार उलटफेर करने वाली है, पूरी तरह से एकदम चकनाचूर हो गई। 50 तक भी नहीं पहुंच पाई इंडिया गठबंधन की टीम, और
बाकी छोटी छोटी पार्टियों का तो बहुत बुरा हाल है। आप समझ सकते हैं, जनसुराज पार्टी जो खाता भी नहीं खोल पाई। बसपा की स्थिति भी बिल्कुल सेम जनसुराज पार्टी की तरह है और आज़ाद समाज पार्टी की भी वही हाल है। AIMIM जो आज़ाद समाज पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन किए थे, 5 सीटें वो निकाल पाए हैं, तो इनके लिए खुशी की बात है। लेकिन वहीं जो दूसरी पार्टियां हैं, निराशा मिली है, हार का सामना करना पड़ा है साथियों। और ये बहुत बड़ी हार है, मुंह दिखाने लायक हार नहीं है, ऐसी हार जिसकी आप उम्मीद नहीं कर पा रहे थे। खेसारी लाल यादव जो छपरा से चुनाव लड़ रहे थे, जिस तरह से चुनाव प्रचार प्रसार किए थे और लगातार वो मंच पर दहाड़ रहे थे, यहाँ तक कि अयोध्या के राम मंदिर पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया था। सीधे रैली में उन्होंने कहा था कि राम मंदिर से क्या बच्चों को रोजगार मिल जाएगा, बच्चों को शिक्षा मिल जाएगी। आखिर क्या कहा था खेसारी लाल यादव ने? पहले आप खेसारी लाल यादव का ये बयान सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। मैं क्या मास्टर बन जाऊंगा राम मंदिर पढ़ के? क्या मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा कि मैं अफसर बन जाऊंगा? नहीं, वो आस्था है, वो अलग विषय है। लेकिन शिक्षा से इंसान देश चला सकता है, शिक्षा जरूरी है। मैं यही बोलता हूँ कि आप राम मंदिर बनाओ, जो भी बनाना है, मस्जिद बनाओ, सब बनाओ, बट शिक्षा के लिए भी, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए भी काम करो ना। हमारे लिए रोजी रोजगार भी तो दो। मैं उसके लिए ट्रम्प को वोट करेंगे हम? नहीं ना, हम तो आपको ही किए हैं। तो ये चलती रहेगी, बिल्कुल कायम हूं मैं। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से खेसारी लाल यादव अयोध्या मंदिर को लेकर सवाल खड़ा किए थे। बहुत सारे गोदी मीडिया जो हैं लगातार इस बात का ये जिक्र कर रहे हैं कि खेसारी लाल यादव को जो हार मिली है वो राम मंदिर का जो विरोध किए थे, इस चीज़ को लेकर काफ़ी वोटर भड़क गए और इनको वोट नहीं किए। मतलब साथियों, जो रोजगार की बात किया, जो शिक्षा की बात किया, उसको हार का सामना करना पड़ा। तो कहने का मतलब यह है कि जो रोजगार की बात करेगा, जो शिक्षा की बात करेगा, जो संविधान की बात करेगा, परिणाम ऐसे ही होंगे। और जो अंधविश्वास की बात करेगा, जो पाखंड की बात करेगा, जो देवी देवताओं की बात करेगा, जो धार्मिक आडंबरों की बात करेगा, उनके साथ रिजल्ट अच्छा हो सकता है। क्योंकि भाजपा में सब वही के वही भरे हैं, पाखंड अंधविश्वास से सभी के सब भरे हैं। और देखिए, यहाँ पर अंधविश्वास की जीत हुई है, संविधान की हार हुई है। अंदाजा लगा सकते हैं साथियों। अब ये आपको सोचना है कि क्या आप दोबारा ईवीएम से चुनाव करवाना चाहेंगे? हर बार हम ईवीएम का विरोध करते हैं, लेकिन फिर भी चुनाव के लिए हम तैयार हो जाते हैं। जितनी भी विपक्ष की टीमें हैं, अखिलेश यादव हो, बैन कुमारी मायावती हो, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, जितने भी विपक्ष के लोग हैं हुंकार भरते हैं कि हम ईवीएम का विरोध करते हैं। ईवीएम से चुनाव नहीं बल्कि बैलेट पेपर से होना चाहिए। लेकिन चुनाव आते आते तैयार भी हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप इस तरह से लगातार जो आवाज़ उठाते हैं और अमल नहीं हो पाते हैं, बाद में आकर आप भी तैयार हो जाते हैं ईवीएम से चुनाव लड़ने को लेकर, तो फिर भैया इसी तरह से आप लोग हार का सामना करते रहो और बीजेपी के जीत का जश्न मनाते हुए देखते रहो। सीट वही 2-4 सीट मिल जाएगी तसल्ली के लिए, आपको कुर्सी नहीं मिलने वाली है। केजरीवाल को देखा आपने, अखिलेश यादव को देखा आपने, और लगातार जिस तरह से ये देखने को मिल रहा है, लेकिन अक्ल है कि समझ में नहीं आ रही है। आप लोग आपस में लड़ते रहो और ये जो है राज करते रहेंगे। क्योंकि अंग्रेजों का जो रूल था, फूट डालो राज करो, यही चीज़ आरएसएस ने अपना लिया है। हम सब में फूट डाल दिया है, 85 में एक फूट डालकर ये राजनीति कर रहे हैं। और ये छोटी छोटी पार्टियां बना बनाकर इस तरह से चुनाव आप लड़ेंगे और सोचेंगे कि हम भाजपा को हरा दें, तो असंभव है। जब तक आप लोग एक नहीं होंगे, एक मंच पर नहीं आएंगे, तब तक इसी तरह आपको हार का सामना करना पड़ेगा। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस बार जो है एनडीए ने जिस तरह से धांधली की, जैसे कि आपने देखा कि किस तरह से वोटरों के साथ गद्दारी की गई, वोटरों के साथ छल किया गया। बहुत सारे लोगों को, ऐसे लोगों को जोड़ा गया वोटर लिस्ट में जिनकी मृत्यु हो गई है, और ऐसे लोगों को मृतक घोषित कर दिया गया जो जीवित हैं। कुछ ऐसे मामले आए जहां पर 20-30 वर्ष के वोटरों को 80 वर्ष तक का दिखा दिया गया। तो इस बार जो धांधली हुई है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा बदलाव का कारण बना।
और यही वजह है कि आज जो बिहार का परिणाम है कुछ अलग देखने को मिला है। 200 से पार हो गई एनडीए, और इस बात की भविष्यवाणी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पहले ही कर दी थी। आखिर संजय सिंह ने क्या कहा था, पहले आप संजय सिंह का ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। देखिए, मैं आज से कोई नहीं, मेरे दो बयान है, कहिए तो मैं आपको दिखा दूं। 3 महीने पहले और 10 अक्टूबर को फिर दोबारा मैंने इस बात को कहा था कि ये चुनाव हाईजैक हो चुका है, अब इस चुनाव का कोई मतलब नहीं है। और बिहार में जीत का प्रमाण पत्र एनडीए को पहले ही ज्ञानेश कुमार जी ने मोदी जी को दे दिया है। ये मेरा पहले का बयान है, 3 महीने पहले बोला था। 80 लाख वोट जिस राज्य में काट दिए जाएंगे, जिस राज्य में 5 लाख वोट डुप्लीकेट बनेंगे, जिसमें 1 लाख वोट अता पता नहीं किसका है, उस राज्य के चुनाव परिणाम क्या होंगे, आप सहजता से इस बात को समझ सकते हैं। तो आज पूरी एनडीए को और मोदी जी को जाके ज्ञानेश कुमार को बधाई देनी चाहिए, उनको मिठाई खिलाना चाहिए, उनका माल्यार्पण करना चाहिए कि ज्ञानेश कुमार जी, आपकी कृपा से हम लोग बिहार जीत गए। यही हुआ है। दिल्ली के अंदर 40,000 वोट केजरीवाल साहब की विधानसभा में चुनाव शुरू होने से पहले कट गए थे। दिल्ली के अंदर हमने मंत्रियों के घरों में जहां 3 वोट थे वहां 33 वोट पकड़ा, 25 वोट पकड़ा, 26 वोट, 15 वोट, 22 वोट, ऐसे ऐसे वोट बनवाए गए थे। जब अलग अलग राज्यों के लोग जाके दूसरे राज्यों में वोट दे रहे हैं तो क्या चुनाव हो रहा है, क्या चुनाव है ये? तो इसलिए ये तो पहले से ही घोषित परिणाम था। आज उसका इंतजार कर रहे थे हम लोग कि 14 तारीख कब आएगी और कब ये सब चीजें हम लोग देखेंगे, लेकिन बोल मैंने पहले दिया था। इंडिया गठबंधन का आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती है, तो क्या करें? नहीं, देखिए, अब हम उस गठबंधन का हिस्सा नहीं है तो उस पे अब ये सारी बातें करने का कोई अर्थ नहीं है। हम 83 सीटों पे वहां चुनाव लड़े, उसके प्रचार के लिए भी गया और मैंने कहा भी था कि हम प्रचार के लिए जा रहे हैं, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने जीत का प्रमाण पत्र मोदी जी को पहले ही दे दिया है। ये मेरा आज का बयान नहीं। हाँ, राजद के एक नेता सुनील सिंह, उन्होंने मतगणना के पहले बताया कि अगर हम लोग हारते हैं तो जैसे नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका की सड़कों पर देश देखे गए थे, वो नहीं, इस प्रकार के बयान का मैं समर्थन नहीं करता। देखिए, ऐसा है, देश सर्वोपरि है। हम जो लड़ेंगे वो लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे। हम यहाँ कोई देश को तोड़ने की गतिविधि पैदा करें देश के अंदर, तो वो चीज ठीक नहीं है। हाँ, ये है कि कहीं अगर चुनाव में गड़बड़ी हो रही है उस पर हम आवाज उठाएं, लड़ाई लड़े, वो तो ठीक बात है, लेकिन हम यहाँ इसको बांग्लादेश बना देंगे और नेपाल बना देंगे, इसलिए थोड़ी हम पैदा हुए हैं। कौन खेरा कांग्रेस के कौन खेरा ने एक सवाल पैदा किया है कि 2,900 किलोग्राम की विस्फोटक सामग्री फरीदाबाद कैसे पहुंची, एक सवाल उठाया उन्होंने। देखिए, ये सारी बातें तो बिल्कुल जायज हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी और पूरी की पूरी बीजेपी दावा करती है कि उन्होंने आतंकवाद खत्म कर दिया, वो देश के ऊपर कोई भी आतंकवादी हमला वो युद्ध माना जाएगा। ये सारे बयान तो मोदी जी के हैं। तो अब तो उन्होंने जाके लाल किला, जो देश का गौरव है, वहां पे ब्लास्ट कर दिया। जैसे मोहम्मद का नाम आ रहा है, जो पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन है। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से संजय सिंह ने ये बात कही कि ये तो मैं पहले ही से बता दिया था, और धन्यवाद देना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी को, एनडीए को, ज्ञानेश जी को, क्योंकि ज्ञानेश जी की बड़ी कृपा है जिन्होंने इस एनडीए को इतनी बड़ी जीत दिलवाई है। तो पहले आप जाकर ज्ञानेश जी को मिठाई खिलवाइए, उसके बाद आप लोग जश्न मनाइए। तो कुल मिलाकर जिस तरह से संजय सिंह ने ये बात कही है, ये आप और हमको समझने की ज़रूरत है। आखिर ये चुनाव पहले ही से फिक्स था। ये जो बात संजय सिंह ने ये कही है, क्या इस पर हमें विचार नहीं करना चाहिए? क्या वास्तव में संजय सिंह की बात से आपको नहीं लगता है कि सच्चाई है? तो दोस्तों, हमें इस बात का ध्यान देना होगा। आखिर हम कब तक गुमराह होते रहेंगे? कब तक हम अपने हक अधिकारों को ऐसे ही दूसरों के हवाले करते जाएंगे? उठिए, जागरूक बनिए और अपने संविधान को बचाने के लिए आप लोग मैदान में आ जाइए, क्योंकि अगर आप एकजुट नहीं रहेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे और इन मनुवादियों से लड़ाई नहीं लड़ेंगे,
तो आने वाले समय में मनुस्मृति लागू हो जाएगी। भारत फिर से अंग्रेजों का नहीं बल्कि आरएसएस के, इन बीजेपी के जितने भी मनवादी लोग हैं इनके हम गुलाम हो जाएंगे और सिर्फ ऐसे ही तमाशा देखते रहेंगे। सरकार इनकी होगी, जैसा कहेंगे वैसा हमको करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि हमें आज़ादी मिले, अगर आप चाहते हैं कि जितने भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान में हमें अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों की यदि रक्षा करना है तो चलिए आप लोग मैदान में उतरिए और एकजुट होकर संघर्ष करिए। इस तरह से आप इधर उधर बंटकर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर आप जब तक एकजुट नहीं होंगे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो 85 के लिए बात कही थी। अगर 85 शिक्षित नहीं बनेगा, संगठित नहीं रहेगा और संघर्ष नहीं करेगा तो फिर ये समझ लो कि मनवाद हम पर हावी हो जाएगा। 15% लोग 85% लोगों पर ऐसे ही राज करते रहेंगे। तो आखिर कब जगोगे, ये भी सबसे बड़ी बात है। तो जगना तो होगा ही होगा साथियों, और इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। वैसे दोस्तों, आप लोगों को मेरा सुझाव कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।